हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, और स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम. Xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its group. The first ionization enthalpy of element with atomic number 37 is lower than that of the element with atomic number 38. The first ionization enthalpy of gallium is higher than that of the d block element with atomic number 30. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और इसके ट्रेंड की कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर हम बोलें कि आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. द मिनिमम अमाउंट of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. जैसे हमारे पास कोई भी एटम है इसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो ये जो एनर्जी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी. अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किसके ऊपर करती है, एक तो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस उतना ही दूर होगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, और वो क्या करेगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी. दूसरा ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे. न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही टाइटली होल्ड रहेंगे न्यूक्लियस से और उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा. तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी. और एक डिपेंड करती है ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पे. जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहते हैं या फिर टाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं. तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होती है. अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. और यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीजेस. तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो डिक्रीज हो जाती है. तो हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिक्रीजेस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. अभी अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की,
तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो इसीलिए जो पोटेशियम होता है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लिथियम और सोडियम से कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of potassium is less than that of sodium and lithium। जैसे पोटेशियम की तो होती है 419 किलोजूल पर मोल, सोडियम की होती है 496 किलोजूल पर मोल और लिथियम की होती है 520 किलोजूल पर मोल। अभी अगर हम बात करें ग्रुप 18 की, तो ग्रुप 18 में क्या होता है? नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है। मतलब इनमें क्या होता है? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नोबल गैसेस होती है इनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनके केस में भी क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना थोड़ा ईजी हो जाता है और वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। तो इसीलिए जो जेनोन होता है इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो रेडोन से ज्यादा होती है। हैव more ionization enthalpy than रेडोन। क्योंकि रेडोन कहां पे प्रेजेंट होता है? एकदम बॉटम में प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो लोवेस्ट होती है। अभी अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 37 की, 37 और 38, तो एटॉमिक नंबर 37 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रिप्टॉन 5s1। इसके 5s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 38 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रिप्टॉन 5s2। तो इसके 5s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका जो 5s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड 5s ऑर्बिटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए जो एटॉमिक नंबर 38 होगा इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो एटॉमिक नंबर 37 से ज्यादा होगी। हैव मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37। ये 38 की होगी। अभी अगर हम बात करें गैलियम की और जिसका एटॉमिक नंबर है 30, उसकी, गैलियम और जिसका एटॉमिक नंबर है 30, तो एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है? जिंक का होता है। और ये क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। तो गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 4s2 4p1। और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d10 4s2। तो जिंक के केस में क्या होता है? जो डी ऑर्बिटल होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो यहां पे क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होती है? कंपैरेटिवली स्टेबल होती है। और गैलियम के केस में क्या होता है? 4p में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, इसीलिए गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जिंक से कम होती है। लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ जिंक।
तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है xenon डज नॉट हैव द लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 37 एटॉमिक नंबर किसका होता है, रुबिडियम का, और 38 एटॉमिक नंबर किसका होता है, स्ट्रोंशियम का। तो रुबिडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो स्ट्रोंशियम से कम होती है। फोर्थ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक से कम होती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।